हम लोग जो है लेखपाल के लिए मैथमेटिक्स की जो सीरीज पढ़ रहे हैं, उस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक अर्थमेटिक में कई सारे टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग सारे टॉपिक ही कंप्लीट कर लिए हैं। और अलजेब्रा में सारे टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। हम लोग ज्योमेट्री में बात कर रहे हैं, और ज्योमेट्री के क्रम में हम लोगों ने क्या किया था कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल के विषय में पढ़ा था। 2 क्लासेस हमारी थी ट्रायंगल की, जिसमें एक क्लास में बहुत ही कॉमन नियम थे जो नियम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और दूसरी क्लास में ऐसा नहीं है कि वो चीज परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे नियम थे जो थोड़े अलग से हमने लिखवा दिए थे। और दूसरी क्लास में ट्रायंगल जो बचा हुआ था उसे कंप्लीट करने के बाद उसमें हमने सर्वांग समत्रिभुज, समरूप त्रिभुज और साथ में पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित जो एक आध दो प्रमेय और होती है उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर पहले उन वीडियोस को देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। हमने पहले ही आपसे कहा है कि जो हमारी क्लासेस हैं वो लेखपाल के सिलेबस के हिसाब से एकदम पर्याप्त है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अनर्गल पढ़ाया जा रहा है, फिजूल में पढ़ाया जा रहा है, या जबरदस्ती वीडियो को लंबा करने के लिए, या किसी भी प्रकार की जो श्रेष्ठता है उसकी होड़ में पढ़ने के लिए कि देखिए हमने ये पढ़ाया और आपके पेपर में ये फंसा। इस चक्कर में हम क्या करें कि आपको किताबें जो हैं वो बोर्ड पर लिखकर और छाप दें, और उसके बाद हम ये सोचें कि आप 1-1 घंटा हमारा वीडियो देखें। इस प्रकार की कोई भी मंशा नहीं है। मंशा केवल यही है कि जो लोग मैथमेटिक्स में ये सोच रहे हैं कि मैथमेटिक्स की वजह से वो लेखपाल बनने से चूक जाएंगे, उनके लिए इतना सामान उपलब्ध करवाने की केवल आवश्यकता हमें महसूस हो रही है कि लेखपाल में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। 25 में 20 से 22-23 क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकें उसके अंदर। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप 25 में 25 क्वेश्चन भी हमारे सारे वीडियोस को देखने के बाद सॉल्व कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब उसी क्रम में आज हमारी बात हो रही थी, ट्रायंगल हम कंप्लीट कर चुके थे, और कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सर ट्रायंगल के हमने एरिया के तो बता ही नहीं है। तो एक चीज समझ लीजिए कि जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें सारी जितनी आकृतियां हैं सबके एरिया हम एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने ट्रायंगल में एरिया नहीं बताया है। और सर्किल वगैरह जब ये सारे हो जाएंगे फिर हम एरिया और वॉल्यूम के अलग जो हम वीडियोस बनाएंगे उसमें सारी आकृतियों को हम साथ में लेके तब उन्हें हम कवर करेंगे, वो अलग से हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त की बात हो रही है। अमूमन ऐसा कोई नहीं है जो वृत्त ना जानता हो कि वृत्त होता क्या है, सर्किल होता क्या है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि एक बार अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछे कि वृत्त की परिभाषा बताइए, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो वृत्त एक ऐसा बिंदु पथ है जो समतल में स्थित एक बिंदु से लगभग समान दूरी पर उस बिंदु के इर्द गिर्द विचरण कर सकता है, ठीक है। ये एक बिंदु है O ये एक बिंदु O है, और यहां से ये एक बिंदु पथ है जिस पर ये सारे बिंदु बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बिंदु जो है, किसी भी बिंदु को आप उठाकर देख लें, सारे बिंदु इस O से बराबर दूरी पर हैं और इसके चारों ओर इर्द गिर्द विचरण कर रहे हैं। बात आई समझ में। तो ये होता है वृत्त। तो इन बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है, वो वृत्त कहलाता है। बताइए समझ में। इसी को हम अपनी भाषा में परिधि बोल देते हैं, परिधि, ठीक है। ये आसपास जो लाइन हमारी चल रही है, जो गोल गोल दिख रही है, ये क्या है, ये परिधि है, ठीक है। परिधि का मतलब क्या होता है कि आप जिस चीज में बैठे हुए हैं, आपको चारों तरफ से कौन सी चीज घेरे हुए है, वो आपकी परिधि है, ठीक है। वही चीज ये है। और ये बीच में जो होता है इसे क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं या केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये हिस्सा केंद्र होता है या सेंटर होता है। ये क्या होता है, ये परिधि कहलाती है, वृत्त की ये परिधि कहलाती है। ठीक है। एक छोटी सी चीज बस इतना समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये गोलाकार मैदान है, अगर इसके चारों ओर हमें बाउंड्री बनानी है तो इसका मतलब क्या है कि हम परिधि की बात कर रहे हैं। और इस मैदान में अगर हमें घास लगानी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके क्षेत्रफल की, इसके एरिया की हम बात कर रहे हैं। बात आई समझ में। तो ये हो गया केंद्र, जहां से परिधि के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है, वो केंद्र कहलाता है, ठीक है। और परिधि पर स्थित जितने सारे मतलब ये जो बिंदु हैं, ये जिस पथ पर गति करते हैं, ये परिधि कहलाती है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है त्रिज्या या रेडियस, ठीक है ना। ये त्रिज्या कहलाती है। और जब इसी त्रिज्या को ठीक अपोजिट साइड में पीछे तरफ कर देते हैं तो ये पूरा क्या कहलाने लगता है, ये पूरा कहलाने लगता है व्यास या डायमीटर, ठीक है।
उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा इतनी चीज में, और सभी लोगों की पढ़ी हुई ये चीजें हैं, हमें ये पता है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए इस चैप्टर के लिए छोटी छोटी चीजें आपको हम बताना मुनासिब समझते हैं। अब आप एक चीज देखें कि वृत्त के ऊपर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें, मान लीजिए एक बिंदु ये है ए और एक बिंदु ये है बी, और हमने ये दो बिंदु हमने मिला दिए, ठीक है ना, ये दो बिंदु हमने मिला दिए, तो ये ए बी रेखा क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी चाप कर्ण या जीवा। इसी को हम चाप कर्ण बोलेंगे या इसी को हम बोल देंगे जीवा, ठीक है, ये होती है जीवा। बताइए समझ में। और इस जीवा ने वृत्त को क्या किया कि दो हिस्सों में बांट दिया, एक ऊपर वाला वृत्त जो बड़ा वृत्त हमें दिख रहा है, एक छोटा वाला वृत्त दिख रहा है। तो ये जो हिस्से हो जाते हैं ना वृत्त के, ये एक वृत्त है, इसमें हमने जीवा खींच दी, तो ये दो हिस्से हो गए, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे वृत्तखंड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा वृत्तखंड हो जाएगा और ये छोटा वृत्तखंड हो जाएगा। इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि पूरे वृत्त के जब खंड हो गए तो क्या कहला रहा है, वृत्तखंड कहला रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब एक वृत्त के अंदर दो त्रिज्याएं जब मिला दी जाए केंद्र से, तो ये बीच का जो एरिया होता है, एरिया जो होता है, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड कहलाता है। बताइए समझ में। और ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है, ये परिधि का जो टुकड़ा है ना, परिधि का टुकड़ा हमने मान लिया ए ओ और बी, ठीक है ना। तो ए बी क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा चाप, ए बी आपका चाप कहलाएगा। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको इसीलिए बताई जा रही है कि इस पर आधारित क्वेश्चन जब आएंगे तो उनमें इन्हीं भाषा शैली का प्रयोग होगा। जब आपको भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो फिर आप फिगर कैसे बनाएंगे, और जब फिगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, चाप, और इसे क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। जब हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे ना, परिधि पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, परिमाप है, आयतन है, तो उसमें क्षेत्रफल में क्या होगा कि इस त्रिज्यखंड का आयतन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे, किस तरीके से चाप की लंबाई निकालेंगे। बात आई ना समझ में। तो चाप क्या होता है, परिधि का एक टुकड़ा जो होता है, परिधि का कोई भी एक टुकड़ा हो गया, वो क्या हो गया, चाप हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए कि जीवा आपने देखी कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा चाप कर्ण या जीवा कहलाती है। और अभी हम लोग व्यास की बात कर रहे थे, व्यास की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो व्यास भी तो वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं, ये ए डैश अगर हम मान लें और ये बी डैश अगर हम मान लें, तो ये ए डैश बी डैश ये भी तो एक जीवा हुई जो कि केंद्र से होके जा रही है। बाकी जीवाएं केंद्र से होके नहीं जा रही हैं, लेकिन ये जीवा तो केंद्र से होके जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। वृत्त का व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी कोई जीवा नहीं है, ये केंद्र से होके जा रही, बीचों बीच जा रही, ये दूरी सबसे ज्यादा लंबी है, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो दूरी छोटी होती जाएगी, नीचे जाएंगे तो दूरी छोटी होती जाएगी, लेकिन ए डैश बी डैश ये सबसे बड़ी जीवा है क्योंकि ये केंद्र से होके जा रही है। ठीक है, तो ये वृत्त की जो टेक्नोलॉजी थी छोटी मोटी वो आप लोगों ने पढ़ ली। और ये भी आपको पता होगा कि एक वृत्त जो होता है, एक वृत्त जो होता है ये क्या होता है, ये 360 अंश का कोण होता है, पूरा 360 का कोण होता है। बताइए समझ में कि इसे एक एक डिग्री के हम 360 हिस्से इसके हम कर सकते हैं आवश्यकता के अनुरूप, जिस हिसाब से जैसा भी जो होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें वृत्त की थी, ये हम लोगों ने जान ली थोड़ी सी देर में। अब हम लोग क्या करते हैं कि वृत्त के विषय में जो अपनी काम की बातें हैं, जिनके लिए वीडियो हमारा बनाया जा रहा है, जिनके लिए क्लास चलाई जा रही है, उन पर हम लोग आने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन में एक एक नियम हमारा छुपा हुआ है, तो एक एक क्वेश्चन हम उठाते चलेंगे और वो क्वेश्चन किस नियम पर आधारित है
उस नियम को या तो आप नोट कर लें या आप कंठस्थ कर लें, अपनी स्मृतियों में सहेज कर रख लें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम नियमों का अध्ययन करते हुए चलेंगे और इसी माध्यम से हम लोग व्रत को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जब एक एक नियम पर एक एक क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस जब एक्सरसाइज हम लोग लगाएंगे, तब उठाकर हम लोग इनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। AB क्या है, जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और जीवा AB पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम एक फिगर तैयार करते हैं, ठीक है। एक वृत्त की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करें कि एक वृत्त बना लें। एक वृत्त हमने ये बना लिया, ठीक है। अब आप देखिए, कह रहा जीवा AB 8 सेंटीमीटर, इसमें हमने एक जीवा खींच दी। जीवा क्या होता है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ये हमने एक जीवा खींची और ये जीवा AB हो गई, ठीक है ना। और इसकी लंबाई कितनी हो गई पूरी जीवा की, इस पूरी जीवा की लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीवा AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर। कह रहा जीवा AB पर केंद्र से, ये केंद्र है O, हमने मान लिया कि ये केंद्र है O। अब इस केंद्र से O से जीवा पर एक लंब डाला गया है, ठीक है। ये हमने डाल दिया लंब जीवा के ऊपर 90 अंश का, ठीक है। ये लंब डाला गया है जिसकी लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर इस लंब की लंबाई हो गई, 8 सेंटीमीटर इस जीवा की लंबाई हो गई। और क्या रहा है कि त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या पूछ रहा है कि त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये फिगर आपके सामने बना हुआ है। अब आप इसे ध्यान से देखें अगर, तो त्रिज्या क्या होता है, केंद्र को परिधि पर अगर बिंदु से मिला दिया जाए, मतलब परिधि और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या होती है। तो इस O को हम क्या करें, B से मिला दें। इस O को हमने क्या किया, B से मिला दिया, तो ये त्रिज्या हो गई ना। B परिधि पर स्थित बिंदु है और O क्या है, केंद्र है। तो केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु को हमने मिलाया तो वो त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब एक चीज समझिए, O से AB पर लंब डाला गया है। हमने मान लिया कि ये लंब P बिंदु पर डाला गया है, ठीक है। तो अब देखिए कि APB ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर हो गया। इस समकोण त्रिभुज को हम अलग बना लेते हैं। ये हमने बना लिया इस तरीके से, ये हो गया आपका O P और B, ठीक है। इसमें क्या है, ये लंब हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर का है। ये OB त्रिज्या है, तो इसकी हमें वैल्यू पता करनी है। अब PB कितना होगा, तो एक नियम इसके अंदर हमारा ये निकल के आता है कि जब वृत्त में केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो लंब जो है जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। केंद्र O से जीवा पे AP लंब हमने डाला, तो इसने क्या किया, AB जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। यानी कि जो AB जीवा 8 सेंटीमीटर की थी, अब वो क्या हो गई, AP बराबर PB बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इसने क्या किया कि OP ने AB को 2 बराबर भागों में AP और BP में डिवाइड कर दिया। यानी कि PB की लंबाई हमें कितनी मिल गई, 4 मिल गई। पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने कल पढ़ी थी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, r स्क्वायर 25 हो गया। यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। तो इसमें हमारा एक नियम क्या निकल के आया कि वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये नियम हमारा एक निकल के आया इसके अंदर। उस पे आधारित हमने क्वेश्चन भी लगाया और उसके बाद हमने नियम भी अपने आप को याद किया। अगर आपको याद रहता है ठीक है, नहीं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। किस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि किसी वृत्त में केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। ये फिगर आप बना सकते हैं इसके साथ में
कि ये एक वृत्त है, वृत्त में केंद्र O से जीवा AB पर लंब डाला गया, तो AB पर OP लंब, P बिंदु पर लंब डाला गया, तो इसने क्या किया, जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, AP और PB। ठीक है, यानी कि AP बराबर PB, और चूंकि AB 4 है, AB 8 है, तो ये दो बराबर हिस्सों में बट गई, कितने में बट गई, 4 में बट गई, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमने OPB हमने एक समकोण त्रिभुज मान के, OB हमारे लिए क्या है, R है, रेडियस का काम कर रही है, तो R की वैल्यू हमने निकाल ली, क्योंकि OP हमारे पास है और PB हमारे पास है, तो R हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो एक नियम आपका ये कंप्लीट हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन के लिए आप इन फिगर की तरफ देख सकते हैं, ये फिगर आपके सामने बने हुए आप देख रहे हैं कि एक वृत्त जो है वो ABC और एक वृत्त है PQR। ठीक है, तो हम पहले वृत्त की बात करते हैं, ये दोनों ही अलग अलग वृत्त हैं। ठीक है, मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन का ये पहला खंड है और दूसरे क्वेश्चन का ये दूसरा खंड है। ठीक है, तो हम पहले खंड की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें आप समझ लीजिए कि ABC वृत्त के 3 बिंदु हैं, O इस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, A और C बिंदु से, A और C बिंदु को O पे मिलाया गया और A और C बिंदु को ही परिधि पर अंकित बिंदु B पे मिलाया गया। ठीक है, यानी कि कोण AOC और ABC, ये दोनों कोण जो हैं A और C बिंदु से ही बन रहे हैं। बात समझ में आई कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से केंद्र पर और परिधि पर कोण अंतरित किए गए हैं। वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं, वृत्त पर स्थित एक वृत्त है और वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं, इन्हीं दो बिंदु, और ये केंद्र बिंदु है, इन्हीं दो बिंदुओं से केंद्र पर हमने कोण बनाया और इन्हीं दो बिंदुओं से हमने क्या किया, परिधि पर कोण बनाया। बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये बिंदु है हमारे A और B, ऊपर मान लीजिए C हो गया, ये हो गया O। तो A B से हमने क्या किया, पहले केंद्र पे हमने कोण बनाया, फिर उसके बाद इन्हीं दो बिंदुओं से हम लोगों ने क्या किया, परिधि पर कोण बना दिया। बात आई समझ में। तो जब वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से केंद्र पर और उन्हीं बिंदुओं से परिधि पर कोण अंतरित किया जाता है, तब क्या होता है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। बात आई समझ में। यानी कि केंद्र पर अगर थीटा कोण बना तो परिधि पर आपका कितना बन जाएगा, θ/2 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात है, क्योंकि A और B इन्हीं दो बिंदुओं से ये बनाए गए हैं। बात आई समझ में। उसी प्रकार से अब आप ये देखिए कि A और C दो बिंदुओं से एक कोण हमने परिधि पर बनाया और इन्हीं दोनों बिंदुओं से एक कोण हमने केंद्र पर बनाया। केंद्र वाला कोण दे दिया गया है 120 अंश, परिधि वाला कोण पूछ रहा है, तो परिधि वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, परिधि वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि जब किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से केंद्र और परिधि पर कोण बनाए जाते हैं तो परिधि पर अंकित कोण केंद्र पर अंकित कोण का आधा होता है। यानी कि अगर केंद्र पर थीटा कोण है तो परिधि पर θ/2 कोण हो जाएगा। यहाँ पर केंद्र पर 120 अंश का कोण है तो यहाँ पे 120/2 हो जाएगा, यानी कि केंद्र पर परिधि पर कितना कोण बन जाएगा, आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से इसका उल्टा है, दो बिंदु हैं P और R, इनसे केंद्र O पर कोण बनाया गया और परिधि पर स्थित बिंदु Q पर कोण बनाया गया। अब की बार आपको क्या कर दिया है इसने, अब की बार इसने आपको परिधि का कोण दे दिया है 30 अंश का, और आपसे पूछ रहा केंद्र पर कितना कोण बनेगा, तो परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होगा। तो अगर परिधि पर 30 अंश का कोण बन रहा है तो इसका मतलब केंद्र पर कितने अंश का कोण बन रहा, दुगने अंश का कोण बन रहा है, यानी कि 60 अंश इसका भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो दो नियम आपके हो गए, एक नियम आपका ये हुआ और एक नियम आपका ये हुआ। ठीक है, एक नियम क्या हुआ कि किसी वृत्त में केंद्र से यदि जीवा पर लंब डाला जाए तो वो लंब जो है जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से केंद्र पर और परिधि पर कोण अंकित किए जाएं तो परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है।
दो नियम आपके क्लियर हो गए। तीसरे नियम की हम बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है ए बी सी डी। ठीक, तो एक चीज तो ये ध्यान रख लीजिए कि जब एक ऐसा चतुर्भुज वृत्त के अंदर निर्मित एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हों, ये देखिए ये एक वृत्त बना हुआ है और इसके अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है, तो और इसके चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं। बात आई समझ में? तो ऐसा चतुर्भुज आपका क्या कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज आपका कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज आपका कहलाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतनी सी चीज में कि एक वृत्त के अंदर निर्मित ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब आप देखिए कि एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त पर ए बी सी डी वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज निर्मित है। आप देख रहे हैं कि कोण ए 3 अल्फा है, कोण सी अल्फा है, कोण बी 2 थीटा है, कोण डी थीटा है। ठीक है, तो अल्फा और थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं कि ए और सी सम्मुख कोण हो गए और सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि 3 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। 3 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180, यानी कि 4 अल्फा इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। थीटा थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180। एक चीज ये निकल के आई, दूसरी चीज देख लीजिए, थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 आपका हो जाएगा। 3 थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? 3 थीटा 180, थीटा 60 डिग्री। अब आपसे वो कह सकता है कि 2 थीटा का मान बताओ, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 3 अल्फा का मान बताओ तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। इस तरीके से तो ये चक्रीय चतुर्भुज था। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है ये हमने आपको बताया। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये चीज भी हमने आपको क्लियर कर दी। 3 नियम आप लोगों ने अभी तक सीखे कि किसी वृत्त में केंद्र को अगर परिधि, केंद्र से परिधि पर अगर लंब डाला जाए तो वो लंब जो होता है वो परिधि को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। दूसरा नियम हमने क्या सीखा कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से अगर केंद्र और परिधि पर कोण अंतरित किए जाएं तो परिधि पर निर्मित कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर निर्मित कोण परिधि पर निर्मित कोण का 2 गुना होता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि वृत्त के अंदर निर्मित एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने या जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हों, तो ऐसा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो उस आधार पर हमने ये इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन 4, 5, 6। ठीक है, अब देखिए इन पर हम लोग निगाह डालते हैं। इनके माध्यम से हम 3 नियमों को और सीखेंगे। अगर आप लोगों को वो नियम आ रहे हैं, ये क्वेश्चन सामने अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप लोग इन्हें सॉल्व करना शुरू कर। देख, ये एक चित्र आपके सामने बना हुआ है, एक फिगर आपके सामने निर्मित है। ए बी सी ये 3 बिंदु वृत्त के ऊपर निर्मित है। ठीक है,
और इसमें ए बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। बात समझ लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा क्या रेखा होती है? एक ऐसी स्पर्श रेखा, एक ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हुए जाती है। ये एक वृत्त है आपका, ये आपका एक वृत्त है और इसमें हमने एक ऐसी रेखा खींची जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हुए जा रही है यहां पे। तो जिस बिंदु पर ये रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है और जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। और ये अगर वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र अगर O है और केंद्र को अगर हम स्पर्श बिंदु से मिला देते हैं, ठीक है, मान लीजिए स्पर्श बिंदु है A और केंद्र O को हमने स्पर्श बिंदु पर मिला दिया और मान लीजिए स्पर्श रेखा है PQ। बात आई समझ में? वृत्त पर PQ स्पर्श रेखा खींची गई जो कि वृत्त के बिंदु A से होकर जाती है और हमने केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला दिया, तो OA क्या हो गया? ये एक त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या जो है ये स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। बात आई समझ में? नियम क्या समझ में आया आपको? कि केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने पर, केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने पर जो रेखा निर्मित होती है वो रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक है, PQ एक स्पर्श रेखा निकली इस वृत्त से जो कि A बिंदु से होकर जा रही है, परिधि पर स्थित A बिंदु से होकर जा रही है, तो A बिंदु स्पर्श बिंदु हो गया और स्पर्श बिंदु को हमने जब त्रिज्या से मिला दिया, OA से मिला दिया, केंद्र से मिला दिया, तो OA क्या हो गया? ये PQ स्पर्श रेखा पर OA लंब हो गया, यानी कि इसने 90 अंश का कोण इसके ऊपर अंतरित कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, ये एक वृत्त है, ABC एक वृत्त है, ABC एक वृत्त है, A इसका स्पर्श बिंदु है, एक AD एक स्पर्श रेखा यहां से जा रही है। बताइए समझ में? O वृत्त का केंद्र बिंदु है और BAD 60 डिग्री का आपको एंगल दिया हुआ है और आपसे AOB पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें दो नियम बनते हैं। देखिए इसी फिगर में आप देखिएगा कि BAD और BCACB ये क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए और वृत्त के एकांतर कोण बराबर होते हैं। वृत्त के एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये एकांतर कोण हो गया, ये 60 अंश है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। ये भी आपका 60 अंश हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। जब BAD बराबर 60 अंश है तो ACB बराबर भी 60 अंश हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं, अभी इसके पहले जो हमने नियम पढ़ा था कि वृत्त पर स्थित बिंदु A है और B है, AB से ही परिधि पर C बिंदु पर केंद्र बनाया गया है, AB कोण बनाया गया है और AB से ही केंद्र पर BOA कोण बनाया गया है। यानी कि वृत्त पर स्थित दो बिंदु AB से परिधि पर ACB कोण बना है और केंद्र पर AOB कोण बना है। यानी कि परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है ऐसी कंडीशन में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AOB बराबर कितना हो जाएगा? 120 अंश हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एकांतर कोण वाले नियम से हमने ये चीज समझ ली। दूसरी चीज आप देखें कि जब, अब आप देखें हमने क्या किया, ये एक फिगर आपके सामने बनी हुई है, हमने केंद्र O को स्पर्श बिंदु A से मिलाया। जब हमने केंद्र O को स्पर्श बिंदु A से मिलाया तो यहां पे 90 अंश का कोण बना। ठीक है ना, OAD 90 अंश का कोण हो गया और OAD में BAD 60 अंश है, तो इसका मतलब OAB कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। OAB 30 अंश हो जाएगा
और OA भी 30 अंश हो जाएगा। OA और OB बराबर है, क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं, यानी कि OA और OB अगर बराबर हैं तो फिर क्या होगा कि OB के सामने अगर कोण 30 अंश है तो OA के सामने भी कोण 30 अंश ही होगा, यानी कि ये भी 30 अंश हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो त्रिभुज AOB में हमने 3 कोण हमारे पास है, उसमें से 2 हमने निकाल लिए 30 और 30 यानी कि 60। अब 180 में 60 हमने निकाल लिए तो एक कोण बचा, कितना हुआ? 120 का। तो ये दूसरा नियम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब 5वें नियम पे हम लोग चलते हैं। इसमें हमें क्या चीजें मिली? कई सारी हमें चीजें मिली कि एक क्या होता है कि वृत्त के एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरी चीज क्या हुई कि स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिलाया जाए तो केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बात आई समझ में? ठीक है। एक नियम हमें ये वाला भी मिला कि जब केंद्र से वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों रेखाएं बराबर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो दोनों त्रिज्याएं होती हैं। जैसे केंद्र को हमने A से मिलाया और B से मिलाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि OA और OB बराबर है। इस प्रकार से केंद्र को परिधि पर स्थित कितने भी बिंदुओं से मिला दिया जाए, हर जगह पर दूरी इसकी समान होगी, ठीक है। और ये वाला नियम हम कल पढ़ चुके थे कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। अब हम देखते हैं 5वां नियम कि ये एक वृत्त है आपका, ठीक है, और वृत्त में दो जीवाएं AB और CD खींची गई। दो जीवाएं AB और CD इस प्रकार से खींची गई हैं जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को काटती हैं, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो जीवाएं जितने खंडों में कटेंगी उनके खंडों के गुणनफल बराबर होते हैं। बात आई समझ में? कि जैसे मान लीजिए AB जीवा है और CD जीवा है, ये P बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो AP इंटू PB बराबर CP इंटू DP, ये हो जाएगा, ठीक है। 5वें क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कि AP इंटू PB बराबर CP इंटू DP। क्लियर हो गया? हमने मान लिया कि CP x है क्योंकि CP ही ये पूछ रहा है, तो CP की जगह पे हम x रख दें। DP हमें दिया हुआ है, कितना दिया है? 6 दिया है। PB हमें दिया है, कितना दिया है? 3 दिया है। AP हमें 8 दिया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि CP बराबर क्या हो जाएगा? CP बराबर हो जाएगा 8 इंटू 3/6, यानी कि x क्या हो जाएगा? बराबर 4 सेंटीमीटर। और ये x क्या है? हमने CP को ही तो हमने x माना था, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। बताइए समझ में कि जब एक वृत्त में दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जीवा खंडों का गुणनफल आपस में समान होता है। तो ये दो एक वृत्त है, इसमें AB और CD दो जीवाएं हैं जिन्होंने P बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो अब प्रत्येक जीवा के दो दो हिस्से हो गए। AB के दो हिस्से हो गए AP और PB, CD के दो हिस्से हो गए CP और PD। बात आई ना समझ में? तो AP इंटू PB, यानी कि AB जीवा के दो हिस्से AP और PB हैं, इन दोनों का गुणनफल बराबर CD जीवा के दो हिस्से CP और PD, इन दोनों का गुणनफल, यानी कि AP इंटू PB बराबर CP इंटू DP, ये हो जाएगा। तो इसमें यही चीजें हैं कि 4 में से कोई भी आपको एक चीज गायब कर देगा और वो चीज आपसे पूछ लेगा, ठीक है। एक नियम आपका और बचता है, इस पर हम लोग और बात करते हैं। कि देखिए इसमें क्या है 5वें में कि जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को काट रही हैं।
बात आई समझ में। और इसमें क्या हो रहा है छठवें में कि ये भी जीवाएं हैं, CD और AB ये भी जीवाएं हैं, लेकिन ये वृत्त के बाहर P बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। बात आई ना समझ में। तो देखिए फर्क क्या होता है। मान लीजिए दो वृत्त हैं, पांचवें और छठवें में अंतर करके बताते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये दो जीवाएं एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक, A B C और D इन्होंने काटा P बिंदु पर, अंदर काटा ना। इसमें देखिए क्या कर रहा है वो कि एक जीवा आपकी ये आ रही है, एक जीवा आपकी ये जा रही है और ये बाहर जाके काट रही है एक दूसरे को। इस बिंदु पर काटा P बिंदु पर, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, इसे सीधा कर देते हैं थोड़ा सा इस तरीके, आपको ठीक है, सीधी रेखी मान के चलिए। ये P बिंदु पर देखिए केंद्र नहीं है, केंद्र यहाँ है, अलग है केंद्र को, इसका केंद्र यहाँ पे, ठीक है। जीवाएं यहाँ भी AB और CD जीवाएं हैं, यहाँ भी AB और CD जीवाएं हैं। फर्क क्या है कि इसकी जीवाएं वृत्त के अंदर ही एक दूसरे को काट रही है, इसकी जीवाएं वृत्त के बाहर एक दूसरे को काट रही हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि वृत्त के अंदर जो जीवाएं हैं उसमें हमने क्या किया कि जो जो खंड हो गए AP इंटू PB, AP इंटू PB बराबर CP इंटू DP, CP इंटू DP, ठीक है। इस नियम से ये नियम सामने निकल के आया। और इसमें लेकिन क्या होगा कि जब जीवाएं बाहर काटती हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार हम प्रतिच्छेद बिंदु से पूरी जीवा ले लेते हैं PA इंटू, अब क्या, जो वृत्त के बाहर जो खंड है ये वाला खंड लेंगे, इंटू PB बराबर PC इंटू PD। बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें जीवाओं ने बाहर प्रतिच्छेद किया, इसमें जीवाओं ने अंदर प्रतिच्छेद किया। जब अंदर किया तो दो जीवाओं के चार टुकड़े हो गए, ठीक है। तो एक जीवा के दो टुकड़े हुए, दोनों टुकड़ों का गुणा करके बराबर दूसरी जीवा के दोनों टुकड़ों का गुणनफल। इसमें क्या होता है कि बाहर जाके मिले तो प्रतिच्छेद बिंदु से लेके और शुरुआत तक की पूरी जीवा पहले लिख लो PA, ठीक। इंटू में क्या करो, जो वृत्त के बाहर जितना हिस्सा है उसका गुणा कर दो, बराबर प्रतिच्छेद बिंदु से पूरी जीवा हमने ले ली PC इंटू, अब क्या किया, इस PC में जितना हिस्सा बाहर है उसका गुणा कर दिया। क्लियर हो गई ना बात, कोई डाउट नहीं है। अब आप देखें छठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि PB की लंबाई बताइए, ये वाली लंबाई हमें बतानी है। तो हम क्या करें, PD इंटू CD। अब आप देखिए PC आपको 6 दी है, CD आपको 9 दी है, तो PD कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। बात आई नहीं समझ में। क्या लिखना है हमें, PD इंटू PC, PD इंटू PC बराबर PA इंटू PB, PA इंटू PB। क्या होगा ना, PD कितना है 6 और 9 15 इंटू PC कितना है 6 बराबर PA कितना है 13 प्लस x, 13 प्लस x PA हो गया इंटू PB कितना है केवल x। क्लियर हो गई ना बात। अब आप देखिए 13x प्लस एक्स स्क्वायर 90 बराबर कितना हो जाएगा 13x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x का मान निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। x का मान नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कुछ नियम इनके साथ में और होते हैं, जैसे मान लीजिए एक नियम आपका ये भी आ जाएगा कि ये एक वृत्त है,
वृत्त में हमने खींचा व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, ए और बी, ये हमने व्यास खींचा, व्यास जो केंद्र से होकर जाता है, ठीक है ना। तो एक चीज समझ लीजिएगा कि व्यास से, व्यास के दोनों बिंदुओं से अर्धवृत्त के अंदर परिधि पर चाहे जितने कोण बनाए जाएं, देखिए ये कोण हमने बनाया ए और बी से, इसी तरीके से हम कोई भी कोण बना सकते हैं, यहां पे एक कोण बना सकते हैं या कहीं भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया मान लीजिए ए बी सी हो गया, ये हो गया ए बी डी हो गया, इस तरीके से ये सारे कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अर्धवृत्त के अंदर परिधि पर निर्मित कोण, ठीक है, व्यास के दोनों सिरों से अर्धवृत्त के अंदर परिधि पर निर्मित कोण हमेशा 90 अंश का होता है, समकोण होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो हमने आपको ये वाला नियम बताया था, इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कि ए बी बिंदु से केंद्र पर जो कोण बनाया गया ये कितना बना, 180 अंश का, और ए बी बिंदु से परिधि पर कोण बनाया जाएगा तो 180 से आधा बनाएगा, 180 से आधा कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कितना 180 का आधा कितना होता है, 90 होता है। तो अर्धवृत्त के अंदर परिधि पर निर्मित कोण जो होता है वो हमेशा 90 अंश का होता है या समकोण होता है। बात आई समझ में। अब ये देखिए कुछ चित्र आपके सामने और बने हुए हैं और ये किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन के रूप में है, और ये हर एक चित्र हर एक क्वेश्चन के रूप में है, और हर एक क्वेश्चन में आपका वृत्त से संबंधित एक नियम छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। वृत्त के बाहर एक बिंदु T है, T से वृत्त पर एक TP स्पर्श रेखा खींची गई है और TA एक छेदक रेखा खींची गई है जो वृत्त को A और B बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बताइए समझ में। PT स्पर्श रेखा की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दी है और TA, तो इसमें TB की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दी है और AB की लंबाई यानी कि वृत्त के अंदर की जो जीवा है इसकी लंबाई इसने पूछी है, ठीक है। एक चीज हमेशा समझ लीजिएगा कि जब भी कोई एक वृत्त होता है और वृत्त के बाहर से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और एक छेदक रेखा खींची जाती है। ये मान लीजिए T पॉइंट है, ये A है, सॉरी ये P है, इसी चित्र के हिसाब से बना देते हैं। ये A है और ये B है, ये केंद्र है आपका O, ठीक है। तो TP स्पर्श रेखा है और TA छेदक रेखा है जो वृत्त को A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें एक नियम आपका निकल के आता है कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर इज इक्वल टू पूरी छेदक रेखा यानी कि AT इंटू वृत्त की जीवा जो वृत्त के अंदर अंतरित हुई है इंटू AB। क्लियर हो गई ना बात आपको। अब इस नियम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो TP स्क्वायर कितना हुआ 12 यानी कि 144 बराबर AT आपका कितना है x प्लस 8, क्योंकि AB को हमने AB हमें निकालनी है तो इसे हमने क्या मान लिया, इसे हमने x मान लिया। तो x प्लस 8, AT पूरी कितनी है x प्लस 8 और इनटू में क्या हो जाएगा AB क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, सॉरी एक चीज इसमें गड़बड़ हुई थोड़ी सी, ये AB ना होकर समझिए, इसे लोकेशन गलत थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा AT इंटू TB, ठीक है ना, जो बाहर का हिस्सा है। इसमें हम लोग क्या करते थे, जब एक वृत्त होता था और बाहर जाके दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी तो हम लोग क्या करते थे, पूरी रेखा इंटू बाहर का हिस्सा, पूरी रेखा इंटू बाहर का हिस्सा, यही तो करते थे ना। तो इसमें हमने क्या किया, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर पूरी रेखा इंटू बाहर का हिस्सा, है ना। तो TP स्क्वायर बराबर 144 हो गया। AT आपका x प्लस 8 है
और टी बी आपका कितना है 8। ठीक है, तो अब x वाले हिस्से को इस तरफ लाते हैं और 144 को इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 8x + 64 इज इक्वल टू 0.44। 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84/8। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी इस प्रकार का फिगर आपको मिले कि एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाए और एक प्रतिच्छेद रेखा खींची जाए, ठीक है ना, तो क्या होता है कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर प्रतिच्छेद रेखा का स्क्वायर इंटू प्रतिच्छेद रेखा के बाहर वाला खंड, प्रतिच्छेद रेखा इंटू प्रतिच्छेद रेखा के बाहर वाला खंड, यानी कि टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 इंटू बीटी हो जाएगा, एलटी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपका ये वाला क्वेश्चन निकल के सामने आ जाता है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको आ रहा तो आप लोग इसे लगाना शुरू करिएगा। बस एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिस जरूर करिए। हमने आपसे हमेशा कहा है कि कोई बेस बुक ले लीजिए, चाहे आर एस अग्रवाल ले लीजिए, चाहे एच डी यादव उठा लीजिए, कोई भी बुक जो आपके पास हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको किस पब्लिकेशन की बुक चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है ना, कोई भी बुक जो आपकी सहूलियत पे हो वो आप ले सकते हैं, साथ में पुराने पेपर ले सकते हैं। और हमने आपसे प्रैक्टिस सेट के लिए भी हमने कहा है कि प्रैक्टिस सेट लगाइए, या तो आप बाजार से कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, नहीं तो हमने आपको सजेस्ट किया है कि सनराइज टेस्ट आप ले लीजिएगा। ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है लिंक, पोर्टल का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 50% का डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर, और अगर आप मेधावी 10 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको उसके अंदर और मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सस्ता टेस्ट है, एग्जाम के भी ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो आप लोग 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या साल भर का, वैसे तो हम कहेंगे साल भर का ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि लेखपाल के बाद वीडियो का एग्जाम भी आएगा, लोअर पीसीएस का एग्जाम आएगा, तो सबके लिए आपको साल भर तक प्रैक्टिस सेट उसके अंदर मिलते रहेंगे और बहुत ही कम रेट में मिल रहे हैं, तो उसे लेने में हमें नहीं लगता कि कोई आपत्ति आप लोगों को होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये एक वृत्त बना हुआ है और इसमें क्या है, ए बी एक जीवा है। ठीक है ना, या ये समझ लीजिए कि वृत्त के ऊपर 2 बिंदु हैं ए और बी। 2 बिंदु आपको वृत्त के ऊपर दिए हुए हैं। इन ए बी बिंदुओं से वृत्त की परिधि पर एक कोण ए सी बी बनाया गया और इन्हीं बिंदुओं से वृत्त की परिधि पर एक कोण ए डी बी बनाया गया। ए सी बी आपको 30 अंश दिया है, पूछ रहा ए डी बी क्या होगा कोण। तो एक चीज समझ लीजिए, हमने आपको बताया था कि वृत्त पर स्थित इन्हीं भी 2 बिंदुओं से वृत्त की परिधि पर कितने भी कोण बनाया जाए, प्रत्येक कोण का मान समान होगा। एक नियम हमने आपको क्या बताया था कि वृत्त के अंदर एक जीवा है, वो सॉरी व्यास खिंचा हुआ है, यानी कि अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त में परिधि पर कितने भी कोण बनाए जाए सब 90 अंश के होंगे। ठीक है ना, ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा, और इस तरीके से चाहे जितने बना लीजिए। तो ये जो व्यास है ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही तो होती है, ए और बी। ठीक है ना, तो वृत्त पर स्थित 2 बिंदु हैं ए बी, इनसे वृत्त की परिधि पर कोण बनाए जा रहे हैं, सारे कोण समान हैं और अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ कोण समकोण होता है। तो बस ये नियम हो गया। बस दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए वो व्यास पे नहीं है, जो 2 बिंदु हैं ए बी कहीं अलग है, ए बी ये ए है और ये बी है, इन दोनों बिंदुओं से कहीं भी कोई भी एंगल बना दिया जाए, ये बना दिया जाए, ये बना दिया जाए, ये बना दिया जाए या ये बना दिया जाए, वो कितने भी एंगल बना दिए जाए सारे एंगल समान होंगे। परिधि पर बने हुए सारे एंगल समान होंगे, चाहे जितने एंगल आपके बना दिए जाए। बताइए समझ में। तो ए बी बिंदु से, दूसरे क्वेश्चन में ए बी बिंदु से परिधि पर सी कोण बनाया गया और ए बी बिंदु से ही परिधि पर डी कोण बनाया गया, यानी कि डी कोण बराबर सी कोण के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि ए सी बी बराबर अगर 30 अंश है तो ए डी बी बराबर भी आपका कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। और ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं से वृत्त की परिधि पर ही चाहे जितने कोण बना दिए जाएं सारे कोणों का मान समान होता है। बताइए समझ में, सारे कोण का मान समान होता है। 2 बिंदु हैं ए और बी, इनसे वृत्त की परिधि पर चाहे जितने कोण बना दिए जाएं
पी क्यू आर एस टी, चाहे जितने कोण बना दिए जाए, सारे कोण जो है उनका मान समान होगा। क्लियर है? तो 2 पॉइंट आपको और समझ में आ गए। अगला पॉइंट देखिएगा कि एक आपको वृत्त दिया गया है, ए बी और सी डी जीवाएं दी गई हैं, इसमें केंद्र बिंदु है O और O से जीवा ए बी की दूरी भी 4 सेंटीमीटर है और सी डी की दूरी भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? यानी केंद्र O से दोनों जीवाएं बराबर दूरी पर स्थित है। ए बी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो सी डी जीवा की लंबाई क्या होगी? समझ लीजिए इस चीज को कि वृत्त के अंदर समान दूरी पर स्थित दो जीवाओं की लंबाई भी समान होती है। बताइए समझ में कि वृत्त के अंदर केंद्र से समान दूरी पर स्थित दो जीवाओं की लंबाई भी समान होती है। इसे हम उल्टा पढ़ सकते हैं कि वृत्त के अंदर दो समान जीवाओं की केंद्र से दूरियां समान होती हैं। बताइए समझ में कि वृत्त के अंदर केंद्र से समान दूरी पर स्थित दो जीवाओं की लंबाई समान होती है, या दो समान जीवाओं की लंबाई, वृत्त के अंदर स्थित दो समान जीवाओं की केंद्र से दूरी समान होती है। दोनों भाषाएं हमने पढ़ दी, आप लोग दोनों भाषाएं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि वृत्त के अंदर केंद्र से समान दूरी पर स्थित दो जीवाओं की लंबाइयां समान होती हैं। एक पॉइंट लिख सकते हैं और इसका विलोम लिख सकते हैं, अपोजिट लिख सकते हैं। किसी दूसरी तरीके से हम क्या पढ़ सकते हैं कि वृत्त के अंदर स्थित दो समान जीवाओं की केंद्र से दूरियां समान होती हैं। बात आई समझ में आपको? तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने एक वृत्त दिया हुआ है, दो जीवाएं ए बी और सी डी दी हुई हैं, केंद्र से दोनों की दूरियां समान बताई गई हैं। कह ए बी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो सी डी जीवा की लंबाई क्या होगी? तो चूंकि दोनों केंद्र से समान दूरी पर हैं, इसलिए दोनों की लंबाइयां भी समान होंगी। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ए बी बराबर सी डी बराबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी कि सी डी की लंबाई भी आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। उम्मीद है कि इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा किसी प्रकार का। यही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। जब हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे तो उसके अंदर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि कितने आसानी से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। और अभ्यास प्रश्नों में ज्यादातर यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही रहेंगे। ठीक है ना? नया क्वेश्चन कहीं से कोई भी नहीं बनाता है, चाहे वो कोई भी यूट्यूब चैनल वाला हो। ठीक है ना? इसलिए और पुराने क्वेश्चन क्यों रखे जाते हैं प्रैक्टिस सेट में? इसीलिए रखे जाते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है कि जो भी क्वेश्चन आता है उन्हीं पैटर्न में से घुमा फिरा के आता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट जरूर करवाए जाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो केवल अर्थमेटिक का होगा, ज्योमेट्री का होगा, अलजेब्रा का होगा, ऐसा नहीं है। वो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। हर वीडियो में आपको 15, 20, 25 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाएगा कि लेखपाल के पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपकी रेंज से बाहर जाए, और फिजूल का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जाएगा। ये हम पहले ही आपसे कमिटमेंट कर चुके हैं। यूट्यूब पर लाखों क्लासेस पड़ी हुई हैं, लेकिन हम आपसे अपना वीडियो देखने की अपील क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हम आपको केवल वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा इतना जो पढ़ाई का महासागर है, चाहे मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका जितना जो महासागर है, उस महासागर में से हम वो चीजें छांट के आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, जो परीक्षा में आपको पास करा सकती है। परीक्षा में आपको 100% 100 में 100 अंक दिलवाने के लिए हमारा कोई प्रयास नहीं हो रहा है, लेकिन परीक्षा में आपको 100 में 80 और 85 क्वेश्चन तक पहुंचाने की रेंज में लाने के लिए गणित के माध्यम से हम एक अटूट प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपको 25 में कम से कम 20, 22, 23 क्वेश्चन यहाँ तक पहुंचा सकता है। और चूंकि 20-25 क्वेश्चन ही आने लेखपाल का पेपर है, उस हिसाब से जो हमारा अनुभव है उस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि आपको 25 में 25 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ये संभावना है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा छोटा प्रयास है, इसी प्रयास में आपकी उपलब्धि बड़ी हो सकती है अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर हैं तो। देखिएगा, 3 नियम हमने आपको और समझा दिए। चौथा नियम देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी एक वृत्त के अंदर ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनाए। हमने आपको बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। वृत्त के अंदर निर्मित ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक,
तो ये हमने ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया जो कि वृत्त के अंदर बना हुआ है और इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है कि प्रत्येक चतुर्भुज का एक एक बाह्य कोण निकाल दिया गया है, बाहर की तरफ एक एक रेखा बाहर की तरफ निकाल दी तो बाह्य कोण बन गया। बाह्य कोण क्या होता है? आकृति के बाहर बना हुआ कोण बाह्य कोण होता है, ठीक है ना। तो बाह्य कोण जो होता है चक्रीय चतुर्भुज का वो सम्मुख अंतः कोण के बराबर होता है, ठीक है। सम्मुख अंतः कोण ये इतनी बड़ी कोई हिंदी नहीं है कि अगर किसी को ये लगे कि बड़ी विशुद्ध हिंदी में गणित की क्लास पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपका हिंदी का एक पेपर होना है जिसमें 25 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना। और सम्मुख का मतलब सामने वाला, अंतः कोण का मतलब अंदर की ओर, ठीक है। यानी कि इसके ठीक सामने ऐसा कौन सा कोण है जो अंदर है, चतुर्भुज के अंदर है, ठीक है ना। ये थीटा है, बाह्य कोण है। इस थीटा बाह्य कोण के सामने कौन सा कोण है जो चतुर्भुज के अंदर है? तो ये आता है ये वाला कोण, बताइए ना समझ में। तो सम्मुख अंतः कोण हो गया। इसी तरीके से अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा के सामने हम देखें जो चतुर्भुज में अंदर की ओर है तो ये कोण आपका हो गया अल्फा। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, थीटा थीटा कोण बराबर हो गए, ठीक है ना। बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा कोण देखिएगा, सम्मुख और अंतः कोण ये हो गया, सामने है, ठीक है, और अंदर की ओर है, यानी कि ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। गामा कोण आप देखिए, सामने की ओर अंदर की ओर अगर आप देखेंगे तो ये कोण आपको मिल जाएगा सामने की ओर अंदर की ओर, तो ये कोण बराबर है, ठीक है ना। चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में बाह्य कोण जो होता है वो अपने सम्मुख अंतः कोण के बराबर होता है। ये भाषा आप नोट कर सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख जो बाह्य कोण जो होता है वो अपने सम्मुख अंतः कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो एक इस प्रकार का मान लीजिए कोई एक चित्र इस प्रकार का आपको दे दिया जाए, एक चक्रीय चतुर्भुज ऐसा बना दिया जाए, कोई भी इस प्रकार का, ये मान लीजिए एक चक्रीय चतुर्भुज ऐसा बना दिया गया, ये एक रेखा बाहर निकाल दी गई, बताइए समझ में, और ये आपको दे दिया गया 120 अंश का कोण आपको दे दिया गया, और ये कोण आपसे पूछ लिया गया, तो आप देखेंगे कि इसका सम्मुख और अंतः कोण, ठीक है ना, सम्मुख कोण और अंतः कोण क्या हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब ये 120 है तो एक रेखा पर बने हुए कोण 180 अंश के होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। और हमने आपको एक नियम बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, तो जब ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं और ये नियम भी आप रख सकते हैं तो डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एक पांचवा क्वेश्चन आपके सामने नोट, आप इसे भी देख सकते हैं। पांचवें क्वेश्चन कि एक वृत्त है, वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक AP खींची गई है और एक BP खींची गई है। तो नियम आप याद रखिएगा कि वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त पर यदि दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चित्र अगर आपको दिया और आपसे कह दिया कि AP अगर 5 सेंटीमीटर है तो BP की लंबाई क्या होगी, तो BP भी आपकी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से, उसी बिंदु से AP खींची गई, उसी बिंदु से BP खींची गई है और दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों रेखाएं बराबर होंगी। स्पर्श बिंदु को जब केंद्र से मिलाया जाता है तो वो त्रिज्या होती है और वो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। ये नियम भी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे नियम थे, ये आपके सामने आ गए। जैसे आपसे पूछा जाता है कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है ना, दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन दो बिंदुओं से एक वृत्त हमने ये खींच दिया, ठीक है ना, और एक वृत्त हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, ये ऐसा हमने खींच दिया। एक हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, इसी प्रकार से हम नीचे की तरफ खींच सकते हैं, एक वृत्त हमने ये खींच दिया। इसी प्रकार से हम एक वृत्त इस प्रकार से खींच सकते हैं, मतलब कितने भी वृत्त खींच सकते हैं। यानी कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन, कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो उनसे होकर उनकी सहायता से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि समतल में स्थित तीन बिंदुओं से होकर, वो तीन बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। जब हम वृत्त की रचना करेंगे तो उन तीन बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है ना।
दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। और तीन बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तीन बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा नियम था, ये नियम भी आपको याद रखना है। छोटी छोटी चीजें, इनके ऊपर जो क्वेश्चन है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारी चीजें आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। अभी जब तक अभ्यास प्रश्न शुरू नहीं हो रहे हैं, जब तक हम केवल सिलेबस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा रहे हैं, उसके आर्टिकल हम कंप्लीट करवा रहे हैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल क्वेश्चंस के माध्यम से, तब तक आपको क्या करना है कि आपको कोई ना कोई बेस बुक उठाकर, कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर आपको अपना काम करना शुरू कर देना है। प्रैक्टिस सेट के हिसाब से पर्याप्त कोर्स हमारे YouTube चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। अगर आप आज पहले दिन भी अगर जुड़ रहे हैं हमारे YouTube चैनल से, तो आप उस चीज को उठाकर उसे फॉलो करना अगर आप शुरू कर देंगे, तो ये समझ लीजिए कि एक हफ्ते में, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, एक हफ्ते में अगर आपको आज ये लग रहा है कि गणित के 25 क्वेश्चन तो आपके हाथ से निकल गए, आप 25 के 25 में तुक्का मारेंगे अगर आप इस कंडीशन पर हैं। लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं कि चूंकि पीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, शॉर्टलिस्ट होने के बाद लोग लेखपाल का एग्जाम देंगे, इसलिए इनमें से कोई भी इतना वीक नहीं है जिसे ये लग रहा होगा कि 25 के 25 क्वेश्चन में हमें तुक्का मारना पड़ेगा वहां पे। ठीक है ना, तो इतना वीक तो कोई भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम एक्सट्रीम स्तर की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपको मैथमेटिक्स आपका शून्य है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता, तो आप पहले दिन से, अगर आज पहला दिन है आपका हमारे चैनल पर, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा। UPSSC लेखपाल 2022 करके मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें से आप पहले वीडियो से फॉलो करना शुरू करिएगा। एक हफ्ते के अंदर आप गणित के निष्णात हो जाएंगे, ये हमारा आपसे बिल्कुल कमिटमेंट है इस बात का। हिंदी के भी 2-4-5 वीडियो पड़े हुए हैं जो समझाने वाली चीजें हैं, बाकी सारी चीजें रटने वाली हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस पर आएंगे तो हिंदी की भी प्रैक्टिस हम लोग करने लगेंगे, और उनमें जो छोटी छोटी समझाने वाली चीजें होंगी वो सारी चीजें समझा दी जाएंगी। लेकिन जो ऐसी चीजें थी जैसे समास और संधि, दो ऐसी चीजें थी जिन्हें प्रॉपर क्लास की आवश्यकता थी, जिन्हें शुरुआत से बिल्कुल आपको समझना था, आपको सीखना था, क्योंकि वो चीजें रटने वाली नहीं है, वो सीखने वाली है, तो उनके भी 5 वीडियोस आपके लिए अपलोड करके रखे गए हैं। ठीक है ना, पूरा भंडार कोई भी यहाँ पे जमा करके नहीं रखा गया है लेखपाल के लिए, जितनी आवश्यकता है उतना काम यहाँ पे किया जा रहा है। फिलहाल हिंदी और मैथमेटिक्स के लिए टारगेट विद मेधावी आपके लिए प्रयासरत है, और कम से कम 50 क्वेश्चन में कुछ नहीं तो 40 से 45 क्वेश्चन आप स्कोर करेंगे अगर आप लेखपाल की परीक्षा तक लगातार हमें फॉलो करते रहेंगे तो। ठीक है, और बाकी आप जो फॉलो कर रहे हैं आप उसे भी फॉलो करते रहें। ठीक है ना, दूसरे चैनल पर आपको एक नियम बताया जा रहा, 20 चीजें आपके साथ बताई जा रही हैं, लेकिन इधर क्या प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा काम आपसे करवाने का प्रयास किया जा रहा है, कम काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप प्रयास करेंगे। हम प्रयास कितना भी कर लें, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जब आप स्वयं प्रयास करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका सिलेक्शन केवल आप करा सकते हैं, आपका सिलेक्शन केवल आप ही रोक सकते हैं, इसमें दूसरे इंसान की कोई भी भूमिका नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारे ऊपर विश्वास करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक।